ओके स्टूडेंट्स, क्या आप तैयार हैं एक नए अनुभव के लिए, एक नए चैप्टर के लिए, एक नए टॉपिक के लिए? बताइए, क्या आप तैयार हैं? मुझे लगता है बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि आप तैयार नहीं होते तो ये वीडियो आप वॉच नहीं कर रहे होते। इसका मतलब आप पूरे तैयारी में हो, समझने के लिए, जानने के लिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है उसको हम लोग समझ लिया था, उसी तरह से हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है वो हमें जानना काफी जरूरी है, ठीक है। फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक पे भी जाएंगे। तो एक्चुअली ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वर्ड में हम ये कहना चाहें, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए पार्टिकुलर एरिया, क्रॉसिंग ए पार्टिकुलर एरिया नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली या नॉर्मली नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो जो एरिया वेक्टर होती है नॉर्मल में हम लोग सोचते हैं, तो नॉर्मली हमने क्यों कहा, मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं। एक जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक पैरेलल कंपोनेंट होता है उस प्लेन के, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उस प्लेन के। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। इसीलिए मैंने परपेंडिकुलर बात किया। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए पार्टिकुलर एरिया, क्रॉसिंग ए गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल कितना फील्ड क्रॉस कर रहा है, क्रॉस समझिए, निकल रहा है या आ रहा है। ऐसा नहीं कि निकल के बाहर जा रहा है, ऐसा भी नहीं है, निकल रहा है या नहीं तो आ रहा है, दो ही चीजें हो सकती है। एक पार्टिकुलर एरिया में मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर आर पार हो जाए, करवा दें, मैग्नेटिक फील्ड इसके आर पार करवा दें, तो क्या हुआ, जितना घुस रहा है उतना निकल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक पार्टिकुलर एरिया से कितना निकल रहा है या पार्टिकुलर एरिया में कितना घुस रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड through a given area crossing a given particular area is called magnetic flux। ये वर्ड में मैंने आपको बताया, ये वर्ड में मैंने बताया समझाने के लिए कितना फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। तो मान लीजिए इरेगुलर शेप का बॉडी हमने यहाँ रखा, ये रखा, जिसकी टोटल सरफेस एरिया एस है। ये रेगुलर शेप बॉडी है जिसका टोटल सरफेस एरिया एस है। और एलिमेंट्री हमने सरफेस एरिया अगर हमने इसको ds बना के रखा और ये भी अगर ds है, तो कहानी में क्या हो रही है, एलिमेंटल एरिया वेक्टर, एलिमेंटल एरिया वेक्टर जो इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो एरिया वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। अगर ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर में होगा, या आउटवर्ड में होगा या इनवर्ड में होगा, एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस तरह से इधर जा रही है, बहुत सारे फील्ड लाइंस इस एरिया से निकल रहे, इससे क्रॉस कर रहा है, निकल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर हो गई, और इसके परपेंडिकुलर में हमने एक एरिया वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस ds वेक्टर, एंड एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू थीटा। इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। लाइक दैट वहां भी आप समझ सकते हो कि अगर इससे क्रॉस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ b है, यूनिफॉर्म मान लेते हैं, और एक परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर एलिमेंटल एरिया वेक्टर ds है, और इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एलिमेंटल एरिया वेक्टर, एलिमेंटल सरफेस एरिया वेक्टर। और ये एलिमेंटल सरफेस एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, उसे हमें जानना है। तो चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान लो या नॉन यूनिफॉर्म मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एलिमेंट्री मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होगी, इस एरिया से जो पास कर रहा है, इससे निकल रहा है, इसके अंदर आ रहा है, वो एलिमेंटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू दिस, इतना। ये हमने मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा B.ds, ये एलिमेंटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ds सरफेस से इतना क्रॉस कर रहा है, ठीक है। देखिए टोटल अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको टोटल इंटीग्रेशन मारते हैं, तो क्या आ रहा है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस कर रही है, उस पार्टिकुलर एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, दैट इज इक्वल टू B.ds। इस तरह से हम लोग समझते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds वेक्टर निकालते थे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया वेक्टर निकालते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और तो कुछ नहीं है अंतर। सब बात बाकी तो सब सेम है, इसको समझना काफी आसान है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एरिया इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द फ्लक्स which is the dot product of magnetic field and surface area vector। डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर कहते हैं, लेकिन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे टॉर्क निकालते थे और बहुत सारी जगह में एंगुलर मोमेंटम है, बहुत सारी चीजें है ना। तो यहाँ ये क्या बता रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी को बता रही है, और ये स्केलर क्वांटिटी बॉडी के शेप पे डिपेंड नहीं करता। ये इरेगुलर शेप का है, रेगुलर शेप का है। दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द शेप ऑफ द बॉडी। बॉडी के शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये एक्चुअली डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रही है, और उनके बीच जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इतनी होगी बी डॉट टोटल सरफेस कितना है, तो टोटल सरफेस को हमने एस वेक्टर बना दिया, तो ठीक है, एस वेक्टर हमने लिख दिया। अब बी डॉट एस जो है ये एक्चुअली क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हमने स्केलर के वे में स्केलर लिखा तो क्या है, बी एस कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, इस चीज को समझिए। जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द सरफेस, टू द प्लेन सरफेस, टू द सरफेस एरिया वेक्टर। तो जो सरफेस एरिया वेक्टर नहीं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसका कंपोनेंट सरफेस एरिया वेक्टर के तरफ कितना हो रहा है, वो बताइए कितना, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम b cos थीटा लिख दिया, ठीक है, इनटू सरफेस एरिया। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं, b cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर की तरफ कितना आ रहा है कंपोनेंट, वो बता रहे हैं। टुवर्ड्स प्लेन नहीं, along the surface area vector perpendicular to the plane, not parallel to the plane। this component, ये जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट BS, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू इट्स प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और पैरेलल डायरेक्शन में कोई भी फ्लक्स नहीं डिफाइन किया गया है, अब तक तो डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन में क्या फील्ड जाएगा, है ना। तो फील्ड जो भी है पैरेलल डायरेक्शन में, इधर हम अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसके डिफाइंड नहीं है, वो डिफाइंड है आपका किधर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। याद रखिएगा, बी परपेंडिकुलर इनटू अ सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात अलग है, समझ लीजिए कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, जबकि फील्ड लाइंस जो है एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, उसका भी रियल एग्जिस्टेंस है, मान रहा हूं, लेकिन वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो चलिए हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स बाय IL लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स इज इक्वल टू BIL, बी याद रखिएगा, फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स क्या है, BIL बिल, ठीक है, बिल याद रखिएगा इस तरह से, F/IL इनटू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का आप L² ले लो, L² ले लो, तो कितना आ रहा है, FL/I, और FL तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ना, FL वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, ML(T⁻²) एनर्जी का आ गया, सॉरी ML(⁻²) ये किसका आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला भाई, ये तो फोर्स का आ गया, लेकिन एक L और भी था, तो ML²T⁻², और यहाँ पे I, ये वर्क का है, एनर्जी का है, फिर ये करंट का है। ठीक है, ये वर्क
और ये किसका है, करंट का है। तो एनर्जी बाय करंट। चलिए ठीक है, अब इसके यूनिट की बात करते हैं, इसका यूनिट होता क्या है, अब उस यूनिट की बात करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा। अगर हमने इसको ऐसे घेर दिया तो कोई अन्याय तो नहीं कर दिया ना, और इसको सजाते हैं तो लिखेंगे ml² T⁻², और एम्पेयर करंट को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं लिखना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको I कैपिटल से लिखना चाहिए। चले जो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझने की चीज है, सिंबल पे क्यों लड़ना झगड़ना। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट क्या है, यूनिट में आप ऐसा यूनिट ले लो ना, यूनिट में मैं ऐसा यूनिट की बात करता हूँ। ऐसा यूनिट क्या है, पहले ऐसा यूनिट की बात करते हैं। तो ये क्या है भाई, ये एनर्जी बाय करंट, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और उसके बाद करंट का क्या है, एम्पेयर आपने रख दिया। चलिए ठीक है, जूल इंटू सेकेंड, एम्पेयर इंटू सेकेंड। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसा यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट को हम डिस्कस करेंगे, जूल बाय एम्पेयर। चलिए, जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का, एम्पेयर करंट का। चलिए ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जूल बाय एम्पेयर है ना, तो एम्पेयर जो करंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कूलम्ब इंटू सेकेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जूल बाय कूलम्ब में क्या है, वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है, वोल्ट इंटू सेकेंड। इस 1 वोल्ट इंटू सेकेंड को हम क्या कहते हैं, 1 वेबर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड 1 वेबर, ये 1 वेबर कहलाता है। 1 वेबर का मतलब क्या होता है, 1 वेबर है ना, तो 1 वेबर इज द वेबर इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट है। ठीक है, लेकिन टेस्ला के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था, टेस्ला के बारे में, वेबर बाय मीटर स्क्वायर, तो वेबर तो ऐसे ही आ गया। दूसरा मेथड ये भी था, है ना, दूसरा मेथड ये भी था। इस मेथड से भी आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट को जान सकते थे, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग और भी चीजें मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड एक एक चीजों को समझेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके,